हेलो बच्चों, आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। मतलब केंद्रक की संरचना किस प्रकार से है, इसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, इसका डिटेल हम लोग जानने वाले हैं। देखिए, आप लोग जानते ही हैं ये एनिमल सेल है। एक मान लो ये एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है। इसमें आप लोग को ये दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है। यदि इस एनिमल सेल में इस न्यूक्लियस को बड़े करके माइक्रोस्कोप में इनलार्ज करके देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं डिटेल से। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए, यदि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग देखें तो इसमें आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन नेट, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस, ये सारे संरचनाएं देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। आप लोग जानते ही हैं न्यूक्लियस के चारों ओर जो है यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क लगा हुआ होता है। लेकिन हम लोग का आज का यह टॉपिक है न्यूक्लियस, केंद्रक। तो हम लोग केंद्रक के बारे में आज डिटेल जानने वाले हैं। दूसरे वीडियो में हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए यह सबसे पहले देखिए इसका हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। ये देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है बच्चों? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस का जो आउटर लेयर है उसको क्या कहा जाता है? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, देखिए बच्चों जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये सबसे बाहर में है। साथ ही ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप लोगों को मोटा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंपैरेटिवली यदि तुलनात्मक देखें तो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तुलना में यह आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोटी होती है। ठीक है, और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या काम है? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस पूरे न्यूक्लियस को एक निश्चित आकार देने का काम करता है। ठीक है, और कुछ हद तक जो है पदार्थों के आवागमन को भी कंट्रोल करता है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि यह आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एक निश्चित आकार और आधार प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग को अंदर साइड में एक और मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, जिसका क्या नाम है? अंदर में है तो इनर पार्ट में है तो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि अपेक्षाकृत पतली लेयर है। कैसी लेयर है बच्चों? पतली लेयर है। एक जानकारी और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में देखो राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है, मतलब राइबोसोम चिपका हुआ होता है। इसी कारण यह आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खुरदुरा होता है। जबकि इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सेकेंड लेयर है न्यूक्लियस का, और यह स्मूथ लेयर है। ठीक है, यह कैसा लेयर है बच्चों? स्मूथ लेयर है यह। ठीक है, और देखिए न्यूक्लियर स्पेस, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह है इसका क्या नाम है? न्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियर स्पेस या पेरीप्लाज्मिक स्पेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस न्यूक्लियर स्पेस में एंटीबॉडी और लिपिड ड्रॉपलेट्स, आप लोग को यहाँ कुछ ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रहा होगा। तो कुछ हद तक ये जो न्यूक्लियर स्पेस के जो फ्लूइड है उसमें क्या पाए जाते हैं? एंटीबॉडी और लिपिड ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं, जो न्यूक्लियर स्पेस, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को स्पष्ट दिख रहा होगा यह इनर न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए ये पूरा अंदर का जो फ्लूइड है एक साथ, और ये जो पार्टिकल है एक साथ, यह कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर समस्त संरचना को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म मतलब द्रव्य होता है, तो न्यूक्लियस का जो प्लाज्म है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसमें एंजाइम, प्रोटीन, क्रोमेटिन नेट, ये न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्रोमेटिन नेट, ये जो उलझे हुए धागे नुमा थर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाता है? क्रोमेटिन नेट कहलाता है, जो डीएनए के साथ, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के बने हुए होते हैं। आप लोगों को क्रोमेटिन नेट जो है दो प्रकार के दिखाई देंगे, एक यू क्रोमेटिन देखिए और दूसरा हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन। ठीक है, तो ये जो यू क्रोमेटिन है ये लाइटली पार्ट है। कैसा पार्ट है? लाइटली पार्ट है, मतलब हल्का है। देखिए इसकी तुलना में ये मोटा है। ठीक है, और ये हल्का है। तो यू क्रोमेटिन में ज़्यादातर डीएनए पाए जाते हैं, इसके कारण यह यू क्रोमेटिन जो है एक्टिव पार्ट है। जबकि हेट्रोक्रोमेटिन कॉन्डेंस पार्ट है, मोटा है। आप लोग जानते हैं जो मोटे होते हैं वो ज़्यादा काम क्रियाशील, एक्टिव नहीं होते हैं। तो ये लाइक दैट वैसे ही यह मोटे हैं, जिसके कारण ये ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। साथ ही इनमें जो डीएनए की मात्रा है वो कम है। ये आपस में कॉन्डेंस हो गए हैं, संकुचित हो गए हैं,
इसीलिए जो है ये डार्क दिखाई दे रहे हैं। जो मोटे होने के कारण ये ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाते हैं। साथ ही इनमें डीएनए की संख्या भी यूक्रोमेटिन की तुलना में कम है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए ये न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस आप लोगों को गोल राउंडेड बॉडी दिखाई दे रहा है जो न्यूक्लियस में दिखाई देता है। जब न्यूक्लियस कोई सेल डिवीजन या कोई इनएक्टिव फॉर्म में होता है तब यह न्यूक्लियोलस दिखाई देता है। आप लोग जानते हैं सेल का खोज जो है 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया। उसके बाद जो है न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया। उसके बाद जो न्यूक्लियोलस है इसकी खोज जो है फोंटाना ने 1781 में किया है। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस क्या करते हैं, ये राइबोसोमल आरएनए बनाने में मदद करते हैं। साथ ही यह जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में भी मदद करते हैं। और आप लोग के लिए जानकारी के लिए एक बात और, यह जो क्रोमेटिन है यह न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल होता है जो सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाने में मदद करता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें एक प्रोटीन पाया जा रहा है। ये देखिए, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन पाया जा रहा है जिसका क्या नाम है, लेमिन प्रोटीन है। इसका क्या नाम है, लेमिन प्रोटीन। यह लेमिन प्रोटीन की कमी से क्या होता है, प्रोजेरिया डिजीज होता है। ठीक है, प्रोजेरिया डिजीज होता है। प्रोजेरिया मतलब बचपन में ही बूढ़े हो जाने का लक्षण। ठीक है, प्रोजेरिया, प्रो मतलब पहले, जेरिया मतलब एज हो जाना, ज़्यादा एज का दिखाई देना। ठीक है, तो ये बचपन में ही बूढ़े दिखने लगते हैं किसकी कमी के कारण, लेमिन प्रोटीन के कारण जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में चिपकी हुई होती है। और आप लोग को ये देखिए, इसी मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आप लोगों को एक न्यूक्लियर पोर मतलब छिद्र दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियस का जो पोर है उसको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। तो यह न्यूक्लियर पोर है जो न्यूक्लियस से कोई पदार्थ बनता है तो उसको बाहर जाने देता है या फिर बाहर का कोई न्यूट्रिशन को अंदर जाने देता है। मतलब यह न्यूक्लियर पोर के माध्यम से ही कोई पदार्थ या तो बाहर जा सकता है या कोई पदार्थ अंदर आ सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज किसके बारे में जाना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। चलिए बच्चों, अभी जल्दी जल्दी हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। न्यूक्लियस में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है जो दो प्रकार से होते हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, सबसे बाहर में पाया जाता है। इसमें राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, इसलिए कुछ मात्रा में यह प्रोटीन सिंथेसिस में भी मदद करते हैं। यह रफ होते हैं क्योंकि इसमें राइबोसोम चिपके हुए हैं। ठीक है, और यह पूरे सेल को आकार और जो है आधार प्रदान करता है, बेस और शेप प्रदान करता है। ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो अपेक्षाकृत आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोटी होती है जबकि इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पतली होती है। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पतली होती है, ठीक है, जो स्मूथ होती है। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ये देखो लेमिन प्रोटीन पाया जाता है जिसकी कमी के कारण जो प्रोजेरिया डिजीज होता है। उसके बाद न्यूक्लियर स्पेस, दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसको न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, जिसमें लिपिड ड्रॉपलेट्स और एंटीबॉडी वगैरह होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म देखो, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरी हुई समस्त संरचना न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है जिसमें क्रोमेटिन नेट और न्यूक्लियोलस, एंजाइम, प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्रोमेटिन नेट दो प्रकार से होते हैं। यूक्रोमेटिन, ये लाइट रीजन है क्रोमेटिन का जिसमें डीएनए ज़्यादा पाए जाते हैं और ये एक्टिव होते हैं। तो आप लोग जानते हैं जो पतले होते हैं थोड़े से ज़्यादा एक्टिव होते हैं कंपेरेटिव मोटे लोगों के। हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, ये कॉन्डेंस पार्ट है, संकुचित पार्ट है जो मोटा है, डार्क रीजन वाला पार्ट है जिसमें डीएनए की मात्रा कम होती है जिसके कारण ये मोटे होते हैं और जो है ये इनएक्टिव होते हैं, ज़्यादा क्रियाशील नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है, जिसकी खोज फोंटाना ने 1781 में किया था। और यह इसमें जो है आरएनए पाए जाते हैं, मतलब राइबोसोम आरएनए पाए जाते हैं। यह जेनेटिक मटेरियल को ये भी ट्रांसफर करने में मदद करता है। यह लेमिन प्रोटीन है जो आंतरिक झिल्ली मतलब इनर मेम्ब्रेन में चिपकी हुई होती है। और देखो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ही एक पोर छिद्र पाया जाता है, इसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये बहुत जगह में होते हैं देखिए। और यह न्यूक्लियर पोर जब बहुत सारे छिद्र आपस में मिल जाते हैं तो उनको एक साथ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, ओके। इस प्रकार का यदि आप और भी वीडियो चाहते हैं और इसी तरह के वीडियो से आप लोग जुड़े रहना चाहते हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो है बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। ऐसा करते हैं तो जब भी इस चैनल पे कोई वीडियो डाला जाएगा आपको उसका नोटिफिकेशन और वीडियो यूट्यूब में पहले मिल जाएगा। इसमें कोई चार्ज या कोई पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, ओके बच्चों,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसी प्रकार हम लोग एक एक करके जो है सारे जो साइटोलॉजी के अंतर्गत सारे सेल ऑर्गेनेल हैं उनका हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हुए जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों ने न्यूक्लियोलस के बारे में जाना, न्यूक्लियस के बारे में जाना। इसके बाद सारा जो कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल है, उसके बारे में हम लोग एक एक करते हुए जाएंगे। इससे के पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, जितने टाइप के प्रोकैरियोटिक सेल हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल, एनिमल सेल, उन सब के बारे में हम लोगों ने एक एक करके जाना है। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।